हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो आज हम आपके लेकर आए हैं शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे का इकाई 2 का क्लास नंबर 2। जी हाँ, इसके पहले हमने इस विषय का इकाई 2 है जो कल स्टार्ट किया था, एक वीडियो लेक्चर ला चुके हैं और आज उसका दूसरा वीडियो लेक्चर लेकर आ रहे हैं। साथ ही साथ संज्ञान अधिगम बाल विकास की चौथी इकाई भी शुरू हो गई है, तो भी प्ले लिस्ट देख लेना, अभी तक चेक नहीं किया तो जाकर चेक करके देख लेना। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि हमारा आज का क्या होने वाला है। इकाई 2 का क्लास होगा जो कि क्लास नंबर 2 होगा। तो हमारा विषय शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है। टोटल 3 ही इकाइयां हैं, जिसमें से एक इकाई हम खत्म कर चुके हैं और दूसरी भी स्टार्ट कर दिया, आधी आज खत्म हो जाएगी ये भी। फिर इसके बाद हम तीसरी इकाई खत्म करके फिर नए विषय पर पहुंच जाएंगे। तो प्लेलिस्ट चेक करोगे सब मिल जाएगा। साथ ही साथ ध्यान ये रखना है कि और भी कई कोर्सेज हम जो चला रहे हैं अपने चैनल पर, उन पर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उन कोर्सेज को भी हम बढ़िया से चला रहे हैं, उनको भी आपको ध्यान देना है, उन कोर्सेज को भी आपको बढ़िया से ज्वाइन करना है। तो चलिए बात करते हैं। अब यहां पर आप देखोगे इकाई 2 जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ये जो पूरी इकाई है इस पे कुल 25 अंक आवंटित है। कल ही हमने इसकी बात की थी, एक बार फिर से आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि ये जो इकाई है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ये पूरी इकाई, इसका ब्लूप्रिंट की बात करूं तो यहां से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 आते हैं, 1 नंबर के 5 क्वेश्चन। वैसे यहां तीनों यूनिट से 5-5 वस्तुनिष्ठ आते हैं, याद रखने की बहुत ज्यादा ये भी दिक्कत नहीं होगी आपको, जान लेना। 15 वस्तुनिष्ठ आते हैं तो 5-5 आते हैं तीनों से, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 2 मार्क्स वाले 2 प्रश्न आते हैं, 3 मार्क्स वाला 1 प्रश्न आता है, 4 मार्क्स के 2 प्रश्न आते हैं और 5 मार्क्स का 1 प्रश्न आता है। ये निबंधात्मक 5, 4, 2, 8, 8, 5, 13, 13 और 3 कितना होगा 16, 16 और 4 20, 20, 5 25। तो यहां से टोटल 25 अंकों की इकाई हो जाती है। ये भी आपको क्लियरली मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक। जैसा कि आपको पहले बताया, कल भी बताया और आपको शायद खबर मिल गई होगी, नहीं भी तो बता दे रहा हूं भाई कि सीटेट की एग्जाम, जी हां सीटेट एग्जाम जुलाई 2024 के लिए हमने अपनी नई उम्मीद बैच लॉन्च की है। इस उम्मीद बैच में आपको भाई पूरा सीटेट का कोर्स जो होगा, जुलाई टारगेट जो हमारा 7 जुलाई की जो परीक्षा होने वाली है, इस पूरे कोर्स में हम जो चला रहे हैं अपना पूरा कोर्स, इसमें आपको नोट्स, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, पीवाईक्यूज, प्रैक्टिस सेशंस, ये सब कुछ इंक्लूड रहने वाला है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण भाई ध्यान रखेंगे कोर्स रहने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण कोर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। कोर्स ज्वाइन करना है, सीटेट पास करना चाहते हो तो भाई इस बैच में एनरोल हो जाएं। इस बैच की डेमो क्लास भी आज आपको देखने मिलेगी शाम तक, ठीक है। तो डेमो क्लास भी बताऊंगा कि कैसे बैच की जानकारी दूंगा, डेमो क्लास भी स्टार्ट करेंगे, फिर वहां से आप बैच परचेस कर सकते हैं। देखने के बाद इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, जो हमारा उम्मीद बैच में उसमें एनरोल हो जाएगा। सबसे कम कीमत रहेगी और जो टॉप 100 स्टूडेंट्स होंगे, शुरुआत के जो 100 स्टूडेंट्स आएंगे उनको 25% का डिस्काउंट भी मिलेगा। चलिए, और एमपी डीएलएड बीएसटीसी का कोर्स तो बता ही चुका हूं, जिन्होंने द्वितीय वर्ष का कोर्स नहीं खरीदा है वो भी कोर्स खरीद लो भाई। संपूर्ण कोर्स डीएलएड का बीएसटीसी का कोर्स लॉन्च किया है, वहां भी आपको नोट्स, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर, पीआईक्यू सब कुछ मिल जाता है। तो भाई वहां का भी कोर्स आप ज्वाइन जरूर कर ले, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। वैसे तो लगभग सभी ने खरीद लिया होगा कोर्स, जिन्होंने नहीं खरीदा भाई वो भी ध्यान रखें कि आपको कोर्स परचेस कर लेना है। बात करते हैं यहां पर, अगला टॉपिक है हमारा मानसिक विबंध बालकों की विशेषताएं, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो चैप्टर होगा, मतलब आज की हमारी जो पूरी क्लास होने वाली है, वो ध्यान आपको ये रखना है कि जो मानसिक रूप से बच्चे पिछड़े होते हैं या फिर जो बोल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उनके ऊपर ये पूरा टॉपिक बेस्ड होने वाला है। यानी आज की हमारी क्लास इन ऐसे बालकों के लिए होगा जो सामान्य नहीं होंगे, जो सामान्य बालकों से थोड़े हटके होंगे। तो वैसे बालकों को अगर पढ़ाना है, उनको हैंडल करना है, तो एज ए टीचर हम कैसे होने चाहिए, कैसे उनको हैंडल करना चाहिए, सारी बातें हमें सीखने मिलेगी आज की इस क्लास में, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। चलिए सबसे पहली बात कि भाई जो मानसिक, अब पहले बताया मैंने आपको, सवाल पूछेगा कि मानसिक विबंध बालकों की विशेषताएं क्या होती हैं या विशेषताएं बतलाइए। तो ऐसा सवाल पूछ दिया तो आप उस सवाल को थ्योरी में लिखते आपको आना चाहिए। कैसे लिखोगे? तो भाई मानसिक विबंध बालकों की विशेषताएं निम्नलिखित दी गई हैं। मानसिक विबंध बालकों की कुछ विशेषताएं होती हैं जो निम्नलिखित दी जा रही हैं, ऐसा कुछ थ्योरी 2 लाइन की डाल देना, 1-1.5 लाइन की। उसके बाद हम अपने पॉइंट स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहला देखिए भाई, नंबर 1, बुद्धि परीक्षाओं के आधार पर पता लगा है कि इन बालकों की बुद्धि बहुत कमजोर होती है। जब नॉर्मल बालक का, ठीक है, और जो मानसिक विबंध बालक होता है, उन दोनों को कंपेयर किए, उनका बुद्धि परीक्षण किया गया, तो बुद्धि परीक्षाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि इन बालकों की बुद्धि बहुत कमजोर होती है अन्य छात्रों के कंपैरिजन में। ध्यान रखेंगे, जो अन्य छात्र हैं अगर उनसे कंपेयर किया जाएगा तो ये कैसे कंपेयर किया गया? ये बुद्धि परीक्षाओं के आधार पर। तो ऐसा कुछ एमसीक्यू भी बनता है भाई, याद रखना कि किस आधार पर तय किया गया कि जो मानसिक विबंध बालक होते हैं वो दूसरे बालकों के अपेक्षा में कमजोर होते हैं। तो आप बताना, बुद्धि परीक्षाओं के आधार पर तय किया गया, ठीक है। दूसरी बात कि भाई निरंतर अस्वस्थता का बने रहना भी इनकी प्रमुख विशेषता है। ये निरंतर अस्वस्थ होते हैं, यानी कि ये बालक की तबियत बीच बीच में बार बार खराब होती रहती है। इसको ध्यान में रखना, जो भी बालक मानसिक विबंध बालक होते हैं उनकी तबियत बार बार खराब होती है, हेल्थ उन पे उनके अफेक्ट पड़ता है। तो जिस बच्चे की तबियत बार बार खराब होती रहेगी वो नॉर्मल बच्चे की तरह तो पढ़ नहीं सकता, उसकी क्लासेस छूटेंगी, वो एब्सेंट रहेगा, अनुपस्थित
व्यवस्थित रहेगा, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा, दर्द में रहेगा, दवाइयां चलेगी, बीमारियां चलेंगी, तो कैसे दूसरे बालकों की तरह पढ़ पाएगा। तो उसके ऊपर थोड़ा खास ध्यान देना पड़ेगा एज ए टीचर। तीसरा, ऐसे बालक सूक्ष्म विषयों पर विचार नहीं कर पाते। ये जो बालक होते हैं, जो मानसिक विमंद बालक होते हैं, वो छोटे एकदम कॉम्प्लेक्स और छोटे सब्जेक्ट जैसे कि ग्रामर हो गया, गणित हो गया, ठीक है, ये बच्चे इन ऐसे सूक्ष्म विषयों पर विचार नहीं कर पाते, जैसे कि गणित हो गया, व्याकरण हो गया, विज्ञान हो गया, ऐसे सब्जेक्ट्स को, ऐसे माइन्यूट सब्जेक्ट्स के ऊपर ये ज्यादा रुचि नहीं लेते अध्ययन करने पर, उनको पढ़ने में ज्यादा इनको इंटरेस्ट नहीं आता। ये ध्यान रखना, ऐसे जो बालक होते हैं, जो मानसिक विमंद बालक होते हैं, उनको सूक्ष्म विषयों पर पढ़ने में मजा नहीं आता, उस पर विचार ही नहीं कर पाते, वो इस पर रुचि नहीं दिखाते, इसलिए इन सब्जेक्ट्स में बार बार फेल होंगे, इन सब्जेक्ट्स में कम मार्क्स आएंगे, ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। अगला, ऐसे बालक परीक्षा में बार बार अनुत्तीर्ण होते हैं, ये आयु के अनुसार छोटी कक्षा में पढ़ पाते हैं। तो जो बच्चा मानसिक विमंद होता है वो अपनी एज के हिसाब से कक्षा में नहीं जा पाता, यानी एज के अकॉर्डिंग कई बार क्लासेस फेल हो जाता है तो रिपीट करनी पड़ती है क्लासेस, लेट एडमिशन होता है, कुछ इस प्रकार की चीजें होती है, और ये बार बार परीक्षा में फेल होते रहता है, अनुत्तीर्ण होते रहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते, क्योंकि इन बालकों के अंदर जो भावनाएं, जो संवेग होते हैं, जो इमोशंस आते हैं, उन पर नियंत्रण नहीं होता, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा, बहुत जल्दी रोने लग जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, तो ये बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाते। जो मानसिक विमंद बालक होते हैं, उनकी विशेषताएं हैं सारी, ये सारी जान लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा बच्चा मानसिक रूप से विमंद है, कौन सा नहीं, ठीक है भाई। ये बुद्धि परीक्षाओं के आधार पर निकला कि बच्चे कमजोर होते हैं। दूसरा, ये निरंतर अस्वस्थ बने रहते हैं। तीसरा, ऐसे बालक सूक्ष्म विषयों पर जैसे गणित, व्याकरण, विज्ञान पर ध्यान नहीं दे पाते। चौथा, ये बार बार फेल होते रहते हैं और अपनी आयु के अनुपात में छोटी कक्षा में रहते हैं। और पांचवा, ये अपने संवेगों पर, भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते। क्लियर, ये एक मानसिक विमंद बालक की विशेषता है। आगे बढ़े तो मानसिक रूप से जो बालक विमंद होते हैं उनकी यही विशेषता है। अब बात करते हैं दृष्टिबाधिता के प्रमुख कारण। ये ध्यान से सुनना भाई कि दृष्टिबाधिता यानी देखने में होने वाली परेशानी, उसके कारण क्या है। अब आपको भी आ सकता है, मतलब आप और मैं जो है, हमारे भी काम का है, क्योंकि हमारे आसपास हो सकता है कोई बच्चे को चश्मा लग गया हो, आंखें कमजोर हो, आंखों से पानी आता हो, आंखें दर्द करती हो, बोर्ड पर लिखा हो उन्हें क्लियर दिखाई नहीं देता हो। कई बार तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ होगा बचपन में, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं। तो दृष्टिबाधिता के जो प्रमुख कारण है, जो मेन रीजंस है जिसके वजह से दृष्टिबाधिता आ जाती है, यानी देखने में दिक्कत होने लगती है, बाधा आ जाती है, उसकी बात करते हैं। तो भाई दृष्टिबाधिता के प्रमुख कारण निम्नलिखित दिए गए हैं। थ्योरी तो हर बार की तरह कंपलसरी जो मैं बताता हूं वो आपको लिखना ही लिखना है। इसमें हम सबसे पहली बात करते हैं, रक्त की कमी या विटामिन ए की कमी से आंख की दृष्टि में दोष आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, किसी बालक में जैसे बीमारी होती है ना, जिसको हम अनीमिया बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं, जिसे हम विटामिन ए की कमी से बीमारी होती है, जिससे रक्त की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, ये सब चीजें आप देखोगे। तो जिस बच्चे के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी रहेगी, विटामिन ए की कमी रहेगी, तो उसको ये रोग हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, खून की कमी वाली बीमारी हो जाएगी, जिससे आंखों की दृष्टि पर असर पड़ता है। क्योंकि भाई आंखों को लगातार खून चाहिए, खून कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा, विटामिन ए कम होगा, तो इसका सीधा असर बच्चे की आंख पर पड़ेगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ना, मेथी खाओ, पालक खाओ, बथुआ, जो साग बनता है, मेथी पालक जो रहते हैं ना, हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती है उनको जरूर खाओ, ऐसा कहा जाता है। दूसरा, दुर्घटना, मारपीट या चोट लगने के कारण भी कई बार आंखों की दृष्टि समाप्त हो जाती है। कई बार कोई एक्सीडेंट हो गया, कभी चोट लग गई है ना, कोई मारपीट में, झगड़ा में लग गया, आंखों पर कुछ लग गया, इस कारण से भी कई बार हो जाता है। कभी सर पे भी लग गया तो उससे आंखों की दृष्टि चली जाती है, ऐसा भी बहुत बार होता है, ध्यान रखना। तो मारपीट, दुर्घटना या फिर चोट लगने के कारण भी दृष्टि बाधित हो जाती है, रोशनी चली जाती है आंखों की। तीसरा, अधिकांश बालकों की आंखें संक्रामक रोग के समय सावधानी नहीं बरतने से खराब हो जाती है। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो संक्रामक रोग फैलता है, यानी कि जब आंख वाली बीमारी फैलती है, अभी कुछ समय पहले हो रहा था बहुत ज्यादा, यानी सबकी आंखें लाल आ जाती है, सूज जाती है, आंखों में पीला सा फोड़ा जैसा हो जाता है, फुंसी हो जाती है। तो जब संक्रामक यानी कि जब फैलने वाली बीमारियां होती है, कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है, ये बीमारी जब होती है तो इससे बच्चों को अभी मतलब अनदेखा कर दिया जाता है। छोटी मोटी बीमारी होगी, साफ सफाई नहीं रखती, इससे बीमारी होगी, तो कई बार उस बीमारी की वजह से आंखें खराब हो जाती हैं। तो आंख की बीमारी हो, कुछ कान, नाक, मुंह, इनकी अगर कुछ भी बीमारी हो तुरंत दिखाओ भाई, ऐसा नहीं हाथ पैर की बीमारी हो वो भी दिखाओ, पर इनमें जरा सा भी देर मत करना, क्योंकि हाथ पैर में थोड़ा सा देर लगा, हड्डी टूटी, कोई दिक्कत नहीं, जुड़ जाएगी, पर आंख खराब हुई तो नई आंख लग पाना बहुत मुश्किल बात है, ध्यान में रखो इसको, ठीक है। तो इस पर बहुत ध्यान देना है। चौथा, कुछ बालक अनुवांशिक रूप से माता पिता की अंधता के कारण भी नेत्रहीन हो जाते हैं। यानी आंशिक यानी अनुवांशिक, यानी कि भाई जेनेटिक्स में होता है अनुवांशिकता, यानी कि विरासत पे मिलती बीमारी, यानी जिनके माता पिता कई बार आंखों की प्रॉब्लम के कारण होंगे, मतलब माता पिता को भी आंखों की कोई बीमारी होगी, दादा परदादा को भी, यानी उनके वंश में चली आ रही होगी वो बीमारी, उनके जीन्स में होगी। जीन्स मतलब जो क्रोमोसोम के पेयर होते हैं ना,
वो जिनसे हमें माता पिता के गुण प्राप्त होते हैं, उस चीज से भी कई बार माता पिता के खराब गुण भी हमें प्राप्त हो जाते हैं। खराब मतलब कैसा? माता पिता की अगर हाइट कम है तो बच्चे की भी हाइट कम, माता पिता अगर देखने में असमर्थ है तो बच्चा भी हो सकता है देखने में असमर्थ हो, ऐसे गुण भी मिल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, हमेशा नहीं, कभी कभी। फिर आंख में रोग होने या दुखने पर उचित चिकित्सा नहीं कराने पर भी आंखों की दृष्टि कमजोर हो जाती है। कई बार जब ठीक ढंग से हम इलाज नहीं करवाते, यानी आंख की कोई बीमारी हुई, पता चला हाँ बीमारी है, कोई तकलीफ है, लेकिन उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे और सही ढंग से इलाज नहीं कराया, अच्छा इलाज नहीं कराया, बढ़िया से पूरा इलाज नहीं कराया, तब भी आंख वाली बीमारी हो जाती है। ध्यान रखेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया भाई दृष्टिबाधिका के प्रमुख मेन कारण क्या है, किसकी वजह से दृष्टि बाधित होती है? क्लियर? चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दृष्टिबाधित बालकों की समस्याएं। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि दृष्टिबाधित क्यों होती है, मतलब आंखों की प्रॉब्लम क्यों आती है, पढ़ लिया, ठीक है, कुछ कारण पढ़ लिए। अब मान लो आंखों वाली बीमारी हो गई, कोई बालक दृष्टिबाधित है, तो उसके सामने क्या प्रॉब्लम्स आती है, उसके सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो दृष्टिबाधित बालकों की जो समस्याएं हैं उनकी बात करते हैं, उनकी समस्याओं पर बात करेंगे हम, क्या क्या समस्या होती है। तो चलो देख लेते हैं, हेडिंग लगाइए भाई, दृष्टिबाधित बालकों की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित दी गई हैं। नंबर 1, दृष्टि दोष से पीड़ित बालक सिर दर्द का अनुभव करता है, यानी हेडेक होता है, उससे सर में दर्द होता है। जो बालक का दृष्टि दर्द मतलब दृष्टिबाधित होता है, जिसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम होती है, आगे चल के उस बच्चे का हेडेक होगा, सर दर्द होगा, याद रखिएगा, उसे सर दर्द का अनुभव बहुत होता है। तो जब कभी आपका सर दर्द है तो इसको इग्नोर मत कीजिए। आसपास कोई बच्चा बोले, कंप्लेन करे, बताए कि आपसे शेयर करे कि सर दर्द बहुत करता है, बार बार सर उठता है, सर दर्द उठ जाता है, तो इसको इग्नोर मत कीजिए। सिर्फ सर दर्द की दवाई से काम नहीं चलेगा, सर दर्द तो दूर हो जाएगा, लेकिन हो सकता है वो अंदरूनी आंखों की प्रॉब्लम भी हो। ठीक। दूसरा, आंखें मलते रहते हैं। ऐसे बच्चों को आप देखोगे, जब देखो तब आंखें मलते रहेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे हर बार ऐसा, तो ये बच्चे आंखें मलते हुए दिखेंगे आपको। अगर कोई बच्चा ऐसा बार बार करते हुए दिखे, समझ जाओ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्टरों के पास दिखाने की आवश्यकता है। तीसरा, ऐसे बालक चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं तथा तनाव में रहते हैं। ऐसे बालक बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं और तनाव में, एंजाइटी होती है उनको, भाई डिप्रेशन जैसा कुछ होता है, हमेशा चिंता रहती है भाई उसको आंखों का प्रॉब्लम हो रहा है। वो प्रॉब्लम किससे शेयर करे, वो प्रॉब्लम कैसे दूर हो, हर कुछ भी देख नहीं पा रहा है, तो समझो ना, आप देखने में दिक्कत हो रही तो कितना चिड़चिड़ा महसूस होगा। तो ये बालक हमेशा चिड़चिड़े होते हैं और तनाव में भी बड़ा रहते हैं ऐसे बच्चे। चौथा, आंखों में पानी बहता रहता है। अक्सर आंखों से पानी आने की शिकायत होती है। थोड़ा सा टीवी देख लिया, मोबाइल चला लिया पास से, या कुछ तेज चीज लग गई आंखों पर, कोई रोशनी जैसी चीज, तो आंखों से पानी आने लगता है। तो अगर कोई बच्चा ऐसे शिकायत करता है, बार बार करता है, तो समझ जाइए कि भाई उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है ना। इनकी आंखों का आकार सामान्य न होकर असामान्य होता है, टेढ़ापन का महंगापन होता है। नहीं, कभी कभी इनकी आंखें टेढ़ी दिखेंगी, या हो सकता, अब ऐसा नहीं कि आंख मार रहा है बच्चा, ऐसा दिखे तो अरे भाई कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ हो सकता है कि बच्चे के अंदर आंख में कुछ इन्फेक्शन हो, कुछ ऐसा हो, तो ध्यान देने वाली बात है। ठीक है। इन बच्चों का आंखों का आकार, कभी देखना आंखें बहुत लाल हो जाती हैं, कभी आंखें छोटी दिखती है, कभी बहुत सूजी हुई दिखती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, इस पर ध्यान देना, इग्नोर नहीं करना है। पांचवा, ऐसे बालक सामाजिक दृष्टि से कमजोर होते हैं। सामाजिक दृष्टि से ऐसे बालक जो होते हैं कमजोर होते हैं, समाज में इनकी जो छवि बनती है कमजोर बालक की बनती है, और इस समाज को फेस करने के लिए, सामने रखने के लिए उतने तैयार नहीं होते, थोड़े से कमजोर होते हैं। तो ये दृष्टिबाधित बालकों की समस्याएं। अगला बहुत महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, ब्रेल लिपि। ठीक है, इसकी बात करेंगे हम। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है ब्रेल लिपि। ठीक है, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि क्या होता है कि कुछ ऐसे बिंदु को मिला मिला के, है ना, कुछ ऐसे बिंदु को मिला मिला के, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा जाता है, तो ये अंधे लोग इसको पढ़ सके ऐसी भाषा है। ठीक है, तो ये भाषा है को ब्रेल लिपि कहा जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या है कि अंधे लोग भी पढ़ सके। देखो, अंधे लोग देख नहीं सकते, जो दृष्टिबाधित होते हैं। अब अंधा बोलना है थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम पढ़ा रहे हैं और हम गलत नियत से नहीं बोल रहे हैं, अच्छी नियत से बोल रहे हैं समझाने के लिए, इसलिए हम अंधा बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, वरना किसी को अंधा, लूला, लंगड़ा ऐसा बोलना गलत होता है, पर हम यहाँ पर अच्छे मन से बोल रहे हैं, अच्छी नियत से बोल रहे हैं, समझाने की दृष्टि से। ठीक है, तो जो लोग अंधे होते हैं उनको भी भाई वो देख नहीं सकते, लेकिन हाँ चीजों को छू के महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को जब छू के महसूस कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ अक्षर बनाओ जो अक्षर को छू के समझ जा कि हाँ ये अक्षर है, वो अक्षर, ऐसा कुछ लिखा है। तो ऐसे ही भाषा ऐसी बनाएगी। जैसा आपको पता है कि हर भाषा का अपना लिपि होता है, तो वैसे ही अंधे लोगों को पढ़ने के लिए भी एक लिपि बनाई गई, जिसे कहा गया ब्रेल लिपि। क्या कहा गया? ब्रेल लिपि। और ये लुइस ब्रेल के नाम पर ही है। जी हाँ, ब्रेल लिपि को विश्व भर में नेत्रहीन द्वारा पढ़ने और लिखने में, छूकर व्यवहार में लाया जाता है। ठीक है, इस लिपि का आविष्कार 1821 में हुआ था। ठीक है, ये जो ब्रेल लिपि है ये सन 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल। अब भाई जो व्यक्ति खुद अंधा है, जो खुद
अंधे होने की प्रॉब्लम समझ सकता है, और अंधे लोग पढ़ नहीं पाते तो क्या प्रॉब्लम होती होगी, जो समझ सकता है वही इस बारे पे काम कर सकता है। तो ठीक उसे ही का लुईस बेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया सन 1821 में। ठीक है, फ्रांसीसी लेखक थे, राइटर थे। ठीक है, इन्होंने लुईस ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। यह अलग अलग अक्षरों को, संख्याओं और विराम चिन्हों को दर्शाते हैं। ये जो ब्रेल लिपि है भाई, उसमें क्या था, उसमें अक्षर भी थे, उन अक्षरों को, संख्याओं को, विराम चिन्हों को दर्शाने वाला वो लिपि थी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ब्रेल के नेत्रहीन होने पर उनके पिता ने उन्हें पेरिस के, जब मतलब इनके अंदर आइडिया कहां से है, कैसे कुछ समझे, तो ये जो ब्रेल है, लुई ब्रेल, ये अंधे थे बचपन से। ठीक है, तो इनके पिता ने उन्हें पेरिस के रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रंस में भर्ती करवा दिया। इस इंस्टीट्यूट में उनको भर्ती करा दिया। तो इस इंस्टीट्यूट में उनको डाला गया, तो इंस्टीट्यूट में उन्होंने पढ़ा, और वहां पर अंधे लोगों को पढ़ने के लिए कुछ अलग से कुछ चीजें बनाई गई थी। तो वहीं से उनको आइडिया आ गया कि कैसे भाई ब्रेल लिपि काम करती है, काम करनी चाहिए, और वहीं से उन्होंने ब्रेल लिपि आगे चल के बनाया। ठीक है, तो वही हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ब्रेल लिपि के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो लुई ने 6 बिंदुओं के उपयोग से 64 अक्षर और चिन्ह वाली लिपि बनाई। इसी लिपि को क्या बोलते हैं? ब्रेल लिपि बोलते हैं। कब बनाई गई? तो 1821 में, सन 1821 में फ्रांसीसी लेखक लुईस ब्रेल ने, जो नेत्रहीन थे, जन्म से तो नहीं, नेत्रहीन थे, उन्होंने 64 अक्षर और कुछ विराम चिन्हों की मदद से एक लिपि बनाई, जिसको बोला गया है ब्रेल लिपि। और यह लिपि बनाई गई थी अंधे लोगों के लिए, खासकर नेत्रहीन लोगों के लिए, जो देख नाप सकते हो। इसमें ना केवल विराम चिन्ह थे, बल्कि इसमें गणित के चिन्ह भी थे, और तो संगीत के नोटेशन भी थे। जी हाँ, और इससे ही आज ये लिपि सर्वमान्य है, हर जगह पूरे दुनिया भर में इसको माना जाता है, और सभी जो अंधे लोग होते हैं उनको इसी लिपि से पढ़वाया जाता है। तो बहुत बढ़िया से वो लोग भी पढ़ाई कर सकते हैं। लुई ने जब ये लिपि बनाई तब वे मात्र 15 वर्ष के थे। इस लिपि का आविष्कार उन्होंने किया तो सिर्फ 15 साल, है ना। आजकल के बच्चे 15 साल में निब्बा निब्बी का काम करते हैं, और ये देखो लुईस ब्रेल भाई, इन्होंने आविष्कार कर दिया एक लिपि का, एक पूरी की पूरी भाषा का। कितने ही अंधे लोगों की उन्होंने पूरी जिंदगी बदल डाली। यानी जो आने वाले हैं, जो आए नहीं थे, उन सबको, यानी पूरा जिंदगी भर जब तक दुनिया है तब तक अंधे लोग इससे पढ़ पाएंगे। तो कितना बड़ा काम किया इस 15 वर्ष के बालक ने, है ना, क्योंकि ये तकलीफ में था, ये प्रॉब्लम में था। ठीक, तो इन्होंने भाई अच्छा काम किया। सन 1924 में पूर्ण हुई यह लिपि संसार के लगभग सभी देशों के उपयोग में लाई जाती है, और आज पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इस लिपि को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखना कि इस लिपि का आविष्कार किसने किया? लुई ब्रेल ने। कब किया? 1821 में। कौन थे वो? तो फ्रांसीसी लेखक थे। ठीक है, उन्होंने आविष्कार किया। इसमें 6 बिंदुओं का इस्तेमाल करके विराम चिन्ह बनाए गए, अक्षर बनाए गए। ठीक है, साथ साथ संगीत के नोटेशन भी, और इसमें 64 अक्षर वगैरह भी थे, गणित के चिन्ह भी थे, सब कुछ थे इसमें, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये सभी देशों में मान्य है आजकल ये भाषा। क्लियर? इतना तो समझ पाएंगे ना आप, इतना तो ध्यान में आ गया ब्रेल लिपि के बारे में। ठीक, अब आते हैं श्रवण दोष। आंखों का दोष, अंधे होने वाली बात तो हमने जान ली। अब बात करेंगे सुनने वाला दोष, कान का दोष, श्रवण दोष। ठीक है, कोई व्यक्ति बहरा क्यों होता है? ठीक है, उसको सुनने में तकलीफ क्यों आती है? इसके कुछ कारण पढ़ने हैं। तो श्रवण दोष के कारण आपको अगर पूछे श्रवण दोष के कारण बताइए, तो श्रवण दोष के कारण पढ़ते हैं। चलिए श्रवण दोष के कारण बताते हैं। पहली बात तो डायरेक्ट कारण मत लिखिए, पहले थ्योरी लिखिए। श्रवण दोष के प्रमुख रूप से निहित कारण होते हैं, या श्रवण दोष के कुछ कारण होते हैं जो कि निम्नलिखित दिए जा रहे हैं। कुछ ऐसा थ्योरी बना दो 1-1.5 लाइन की, उसके बाद फिर लिखो। नंबर 1, श्रवण दोष कुछ बालकों को वंश परंपरा के रूप में मिलता है। यानी कि सुनाई न देने वाली जो बीमारी है वो हमें वंश परंपरा से मिलती है, यानी हमारे माता पिता, पूर्वज, दादा दादी, उनसे भी प्राप्त हो जाती है कई बार। दूसरा, बहुत तेज ध्वनि निरंतर सुनने से भी श्रवण शक्ति चली जाती है, कम हो जाती है। यानी लगातार बहुत ऊंचा म्यूजिक, साउंड, लाउड स्पीकर, डीजे ऐसा सुनते रहो तो भी हमारी जो सुनने की क्षमता है वो तो खत्म हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी थोड़ी। ठीक है, कुछ बालकों में उनकी श्रवण शक्ति किसी दुर्घटना में कान पर चोट लगने के कारण चल जाती है। कई बच्चों में ऐसा भी होता है कि कान पे कुछ चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ तो कान के पर्दे फट गए, कान के पास सुतली बम फूट गया, फटाका फूट गया, या कुछ भी कीड़ा वगैरह कुछ भी चला गया ऐसा, तो भी एक्सीडेंट की वजह से भी कई बार ऐसा होता है, उनकी सुनने की शक्ति चली जाती है। कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिनकी वजह से कान की सुनने की शक्ति चली जाती है, जैसे कि खसरा, चेचक, मोतीझरा तथा कनफेड। ये ऐसी बीमारियां हैं जब बहुत, कई बार तो ऐसा होता है जब बहुत तेज बुखार आता है तब भी ऐसा होता है। ठीक है, ऐसी एक व्यक्ति थी हेलेन केलर, आपने शायद पढ़ा हो। हेलेन केलर भी ऐसी थी जो आगे चल के अंधी, बहरी, गूंगी ऐसी व्यक्ति हो गई थी। मतलब ना सुन सकती थी ना देख पाती थी, बहुत ऐसा उनके साथ प्रॉब्लम था, क्योंकि वो बचपन में बहुत तेज बुखार आया और उनसे ये सारी शक्तियां चली गई। तो ये होता है कई बार। ठीक है, कभी जब ऐसी बीमारी हो, खसरा, चेचक, मोतीझरा, कनफेड तथा बहुत तेज बुखार आए, तो इस बुखार में कई बार होता है कि भाई श्रवण शक्ति जो है चली जाती है, इससे सुनने की क्षमता कम हो जाती है, फिर चली जाती है कई बार, ये भी ध्यान रखेंगे।
कुछ बालक गर्भावस्था में ही अपनी श्रवण शक्ति खो बैठते हैं। जब माता के पेट में होता है बच्चा और उस बच्चे का भ्रूण का विकास हो रहा होता है, धीरे धीरे उसके हाथ पैर कान बन रहे होते हैं, तो ठीक ढंग से कान नहीं बनता। या हो सकता है माता को कोई तकलीफ हुई, माता ने बहुत तेज साउंड सुना, माता को बुखार आ गया, या माता जो है उसकी माँ जो है उनको कोई शरीर में प्रॉब्लम आ गई, उसकी वजह से बच्चे के ऊपर असर पड़ता है, खान पान से लेके सारी चीजों से असर पड़ता है। इसलिए बच्चे को, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, बहुत खास ध्यान रखना पड़ता है गर्भवती महिला का, ताकि बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि माता जैसी होगी वैसे ही बच्चा भी जन्म लेगा, ये ध्यान रखना है। इसीलिए कुछ बालक कई बार ऐसा होता है गर्भावस्था में अपने सुनने की शक्ति खो देते हैं। क्लियर? तो ये सब श्रवण दोष के कारण है, मतलब इन वजहों से नहीं सुन सकते, इससे प्रॉब्लम होती है। क्लियर? ये बता दिया मैंने आपको। ठीक, तो ये हमारा था भाई आज का क्लास। आज की क्लास में हमने सारी बातें पढ़ी, पहले ही बता दिया मैंने आपको कि इसके बाद जो तीसरी क्लास आएगी हमारी इकाई 2 की, वो देखेंगे। नेक्स्ट क्लास कल आएगी, उसके बाद फिर हम चौथी क्लास लाके खत्म कर देंगे उस यूनिट को। उसके बाद फिर आखिरी और तीसरी यूनिट स्टार्ट कर देंगे और ये विषय भी खत्म। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई उम्मीद बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। ये जो उम्मीद बैच है इसमें आप ज्वाइन करें। ठीक है, आपका सीटेट जो 7 जुलाई को होने वाला है, उस सीटेट की पूरी तैयारी 100% यहाँ पर कराई जाएगी। नोट्स, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, PYQs, प्रैक्टिस सेट, PYQs, सब कुछ कराया जाएगा। और इस बैच में बहुत कम फीस में आपको एडमिशन मिलेगा। सबसे पहले आने वाले 100 छात्रों को भाई 25% का डिस्काउंट मिलेगा। जी हाँ, 25% फीस में ऑफ मिल जाएगी। पूरी इंफॉर्मेशन जानना है, फीस क्या है, क्या क्या है, चीजें होंगी, तो ये सब आप इस नंबर पर मैसेज करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और डेमो क्लास भी अपलोड हो रही है, तो कैसे पढ़ाया जाएगा, किस तरह से पढ़ाया जाएगा, सब कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। शिक्षा में समाज से जेंडर मुद्दे के बाकी वीडियोस नहीं देखे, संज्ञान अधिगम बाल विकास के बाकी वीडियोस नहीं देखे, और विषय के बाकी वीडियोस नहीं देखे, तो जाके प्लेलिस्ट चेक करो, चैनल पर सब देख पाओगे, सारा वीडियो वहां पर मिल जाएगा। और चैनल पर नए हो, वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखिए। अपने क्लासमेट, फ्रेंड्स, उन तक जरूर शेयर करें। आपका जो व्हाट्सएप का ग्रुप हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक हो, जहां भी हो, वहां तक जरूर वीडियो पहुंचा दो, काम आ जाएगा। ठीक है, सबकी मदद हो जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।